ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अब 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव की खबरों की बात कर लेते हैं। थम गया शोर। जी हां, अब बारी है 9 अप्रैल की, जब असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वोट डाले जाएंगे। लेकिन उसके पहले आज चुनावी प्रचार का शोर है वो थम गया। अगले 48 घंटों तक इन राज्यों में साइलेंस पीरियड रहेगा, यानी अब न रैलियां होंगी, न लाउड स्पीकर की गूंज होगी और न ही कोई जनसभा होगी। महीनों की भागदौड़, धुआंधार रैलियां और तीखे वार पलटवार। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक मतदान समाप्त होने से ठीक 48 घंटे पहले, यानी आज शाम को साइलेंस पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। अब बाकी जो उम्मीदवार हैं, बल्कि मतदाता की बारी आ गई है, जो शांति के साथ अपने भविष्य का फैसला करेंगे। किस राज्य में किस तारीख को चुनाव होगी, जरा ये भी आप जान लीजिए। असम में 9 अप्रैल को, केरल में 9 अप्रैल को, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को। जो रिजल्ट आएगा वो 4 मई को रिजल्ट आएगा। केरल और पुडुचेरी में भी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर सील कर दिया गया और शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जाए। जिन 3 राज्यों में चुनाव है उनके समीकरण की बात करें तो असम चुनाव में किसकी चाल चलेगी, किसकी दाल गलेगी, ये भी जान लीजिए। असम में हैट्रिक लगाने की कवायद में है बीजेपी। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल बने थे मुख्यमंत्री, 2021 में बीजेपी जीती और फिर हेमंता बने मुख्यमंत्री, और पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और अब की बार केरल में किसकी बनेगी सरकार, इस पर भी हम समझ लेते हैं। केरल में हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा रही है। पिछले 2 बार चुनाव में एलडीएफ की लगातार जीत रही और पूरे ताकत के साथ चुनावी मैदान में यूडीएफ लड़ रही है। बीजेपी भी जमकर ताल ठोक रही है। केरल में बीजेपी का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। एक तरफ जहां चुनावी रण का शोर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, असम की हरियाली, चाय बागान से लेकर केरल के समुद्री किनारों तक और पुडुचेरी की सड़कों से चौपालों तक बीते कुछ दिनों में लोकतंत्र का महासंग्राम अपने उफान पर है। सियासी दिग्गजों और हर दल ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी। चुनाव थमने से पहले बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में रैली की और विपक्ष को निशाने पर लेते हुए जमकर हुंकार भरी। असम की श्रीभूमि जिले के पाथरकांडी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। अमित शाह ने घुसपैठ स्ट्राइक करते हुए कांग्रेस और गौरव गोगोई और साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि असम के 7 जिले धुबरी, बरपेटा, दर्रांग, मोरीगांव, नागांव और गोलपारा जैसे जिले अब मुस्लिम बाहुल जिले बन गए हैं। अगर असम की जनता गोगोई पर भरोसा करेगी तो असम में घुसपैठ फिर से शुरू हो जाएगा। अमित शाह ने राहुल गांधी को भी अल्टीमेटम दिया कि ये आखिरी मौका है, घुसपैठियों से जितने वोट ले सकते हैं ले लीजिए। ये 7 जिलों में मुस्लिम बहुल जिले बन चुके और मैं आज आसाम की जनता को कहना आया हूं, एक गोगोई पर विश्वास किया तो फिर से आसाम में घुसपैठ शुरू हो जाएगी। मुझे बताओ सिलचर वालों, घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भाइयों बहनों, 1991 में ये 7 जिलों में हिंदू आबादी 38 लाख थी, अब घटकर 36 लाख हो गई है और मुस्लिम आबादी 39 लाख थी, वो बढ़कर 64 लाख हो गई। और ये राहुल गांधी के पेट का पानी नहीं हिलता है, उनको तो उसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है। राहुल बाबा,
अंतिम बार है। घुसपैठियों का बचा खुचा वोट लेना है तो ले लो, अगले चुनाव में वोट देने के लिए हम इसको यही नहीं रखेंगे, निकाल बाहर कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में रैली के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए एक तरफ जहां घुसपैठ का मुद्दा उठाया और बीजेपी सरकार बनाने की अपील की, और वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक असम को बर्बाद करने का काम किया और यहां पर सैकड़ों आंदोलन को खड़ा करने का काम किया। कांग्रेस वाले बोडो बंगाली का असमिया के साथ झगड़ा कराकर अपनी सियासत करते हैं, सरकार बनाते चले गए। अब जब बीजेपी की सरकार आई तब कहीं बम धमाका नहीं हुआ, बंद का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि एक के बाद एक पूरे 20 समझौते करके संपूर्ण पूर्वोत्तर को शांति प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कांग्रेस पार्टी ने असम को बर्बाद करने का काम किया। यहां पर सैकड़ों आंदोलनों को खड़ा किया। 1950 से लेकर 2014 तक बेरोक टोक घुसपैठ होने दी। बम धमाके, गोलियां, आंदोलन, ब्लॉकेट पूरे असम के विकास को रोक कर रख दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने बोडो को असमीज के साथ लड़ा, बंगाली को असम वालों के साथ, अंदर अंदर झगड़े लगाकर हर बार अपनी सरकार बनाते गए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुझे बताओ 5 साल से कहीं बम धमाका हुआ है भाई? अरे जोर से बोलो, हुआ है क्या? गोली चली है क्या? बंद के ऐलान होते हैं क्या? कहीं ब्लॉकेड लगे हैं क्या? ये नहीं हो सकता। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बीजेपी एनडीए की सरकार बनती है तो घुसपैठ पूरी तरीके से रोका जाएगा। और शाह ने कहा कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस नेता बने, सभी कांग्रेसियों का स्तर सार्वजनिक जीवन में काफी नीचे गिर गया है। जिस गुजरात ने दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महान टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेता दिए, उस गुजरात को वो अनपढ़ कह रहे हैं। कांग्रेस ने नई नीति बना रखी है कि जो उनका समर्थन करेगा वही साक्षर, बाकी सारे अनपढ़ हैं। कांग्रेस वालों ने पूरे देश की जनता आपकी राह देख रही है। एक बार चुनाव के मैदान में आई, आपकी जमानतें जब्त होने वाली है। अमित शाह ने श्रीभूमि, जिसका पूरा नाम करीमगंज है, इस जिले के पथारकंडी में भी एक रैली की और असम चुनाव के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण, जरा आप समझिए। बराक घाटी की ये सीट न केवल बीजेपी के लिए अपनी साख बचाने की लड़ाई है, बल्कि पूरे असम में घुसपैठ और पहचान की राजनीति का केंद्र यही है। असम सरकार ने हाल ही में करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया और ये सांस्कृतिक पहचान को वापस लाने की बीजेपी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। पथारकांडी इस जिले की एक प्रमुख विधानसभा सीट है। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ की आबादी में बंगाली हिंदू, चाय बागान श्रमिक यानी टी ट्राइबल्स और मुस्लिम वोटर्स बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के कृष्णेंदु पॉल ने जीत दर्ज की थी और यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन विपक्षी एकता इसको चुनौती दे रहे हैं। ध्रुवीकरण की काट की बात करें तो कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम की बजाय महंगाई और बेरोजगारी पर लड़ा जाए, और यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। अब कांग्रेस की रणनीति है कि AIUDF के साथ तालमेल बिठाया जाए और वोटों के बिखराव को रोका जाए। पथारकांडी का मुकाबला इस बार विकास बनाम पहचान के बजाय अस्तित्व बनाम असुरक्षा की ओर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के लिए यहां जीत का मतलब बराक घाटी में अपना वर्चस्व कायम रखना, जबकि विपक्ष के लिए यह राज्य की सत्ता में वापसी का प्रवेश द्वार है। और खबर आ रही है, ओडिशा के रायगढ़ा में खनन को लेकर पुलिस से झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया है। धारदार हथियार, तलवार, कुल्हाड़ी से पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया है और खदान में हुई झड़प में 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सिजिमाली बॉक्साइट खदान में खनन कर रहे थे, उसका विरोध हो रहा था और इस झड़प में रायगढ़ पुलिस के कई जवान घायल हो गए, जिनमें SDPO गिरिशंकर साहू, काशीपुर के IIC देव मलिक और आंदिरा कांचा के IIC
और 30 से अधिक कांस्टेबल शामिल हैं। इनमें से 7 अधिकारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें रायगढ़ जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि बाकी इलाज जो घायल है उनका इलाज काशीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जब से ओडिशा सरकार ने सिजमारी बॉक्साइट खदान परियोजना को मंजूरी दी, तभी से काशीपुर इलाके के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इन खदानों को एक निजी कंपनी विकसित कर रही है। शागाबाड़ी इलाके में चल रहे निर्माण कार्य के चलते स्थानीय लोगों की ओर से इसका कड़ा विरोध किया गया और जो इस परियोजना को रोकने की लगातार मांग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को अगर देखा जाए तो प्रशासन ने शागाबाड़ी गांव में आगे किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए धारा 163 लागू कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। एसआईआर जिसने सबको चौंका दिया है। चुनाव आयोग ने पहली बार जिलावार इसका डेटा जारी किया है और जिससे पता चलता है कि बंगाल में 90 लाख से अधिक नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। आखिर ये नाम क्यों हटे? क्या ये तकनीकी चूक थी या कोई बड़ा गेम? इसको भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसी हथियार की धार को तेज करने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा अभियान चलाया। चुनाव आयोग ने पहली बार पारदर्शिता की मिसाल पेश करते हुए जिलावार डेटा जारी किया। अब खबर यह है कि राज्य में अब तक कुल 90 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम लिस्ट से हट गए हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, कानूनी तरीके से की गई है। पश्चिम बंगाल में हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया होती है और एसआईआर जिसको कहा जाता है, इसका मतलब होता है, इसका मकसद क्या है कि डुप्लीकेट नाम हटाया जाए, जो लोग मृत हो गए हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम हटाया जाए और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जाए। लेकिन इस बार एसआईआर ने रिकॉर्ड बना दिया। अब आपको समझाते हैं पूरा डाटा क्या है। एसआईआर के तहत आयोग ने जारी किया जो आंकड़ा, उसके मुताबिक राज्य की अंतिम सूची फ्रीज होने तक कुल 90,83,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। राज्य में मतदाताओं की अब कुल संख्या लगभग 6 करोड़ 77 लाख हो गई, जो एसआईआर की शुरुआत में 6 करोड़ 66 लाख थी, यानी 11.62% की गिरावट दर्ज की गई है। अब दिसंबर 2025 की बात करें तो जब प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, तभी 58.2 लाख नाम हटा दिए गए थे। यह संख्या ही अपने आप में बहुत चौंकाने वाली थी। इसके बाद फिर फरवरी 2026 की बात आती है, जब आखिरी मतदाता सूची प्रकाशित की गई तो 5.46 लाख और नाम हटा दिए गए, यानी कुल हटाए गए नामों की अगर बात करें तो 63 लाख के करीब की सूची पहुंच जाती है। अब कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब इन मामलों को न्यायिक अधिकारियों के पास भेजा गया, गहराई से जांच कराई गई तो 27 लाख से अधिक नाम और हटाने का फैसला लिया गया। कुल आंकड़ा अगर देखें तो 90 लाख के पार पहुंच चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 60 लाख मामलों में अंडर एजुकेशन में रखा गया है, और यानी ऐसे केस जिसमें डेटा में काफी गड़बड़ी हुई है, जैसे डुप्लीकेट एंट्री, गलत पता, पहचान से जुड़ी समस्या। क्या यह प्रक्रिया वाकई लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है या इसके पीछे कोई सियासी विवाद की गुंजाइश है? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने घुसपैठियों को लेकर जमकर हमला बोला था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि टीएमसी की सरकार में बंगाल की डेमोग्राफी में भयंकर बदलाव आया है और इन घुसपैठियों को टीएमसी का समर्थन प्राप्त है और हमारी सरकार उनको चुन चुनकर बाहर कर रही है। पीएम मोदी ने कहा था कि चुनाव आयोग पर विश्वास है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होंगे। साथियों, तृणमूल शासन के 15 वर्षों में बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी में खतरनाक बदलाव आया है। इन घुसपैठियों को टीएमसी का सीधा संरक्षण मिलता है। टीएमसी ने सीधे अपने सिंडिकेट में भर्ती करती है। इनसे बंगाल के लोगों की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए भारत सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया डेटा आधारित और पारदर्शी है, और दूसरी ओर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाना मतदाता के अधिकारों पर सवाल खड़े करता है।
बंगाल की सियासत में यह मुद्दा अब बहुत बड़ा चुनावी हथियार बन चुका है, क्योंकि सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत का है। आमतौर पर चुनाव आयोग कुल आंकड़े जारी करता है, लेकिन पहली बार जिलावार डेटा साझा किया है। बंगाल में वोटर लिस्ट के SIR ने अब एक नया और बड़ा मोड़ ले लिया है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों ने इशारा कर दिया कि सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक उन जिलों में हुई जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। अब आप समझिए कौन कौन से वो जिले हैं, जैसे कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया। उत्तर और दक्षिण 24 परगना उन जगहों में शामिल है जहां वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नाम काटे गए। मालदा में 5.88 लाख को अयोग्य ठहराया गया। मुर्शिदाबाद में कुल 7.48 लाख से अधिक नाम सूची से बाहर किए गए। उत्तर 24 परगना में अब तक कुल 12.60 लाख से अधिक नामों पर कैंची चल गई है। उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ पर 4.80 लाख मामलों में 3.02 लाख लोगों की पात्रता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में भी घुसपैठ और अवैध प्रवासियों का मुद्दा हमेशा से गर्म रहा है, और वहां के आंकड़े तो और चौंकाने वाले हैं, जो ये बताता है कि इन जिलों में डेटा गड़बड़ी कितनी गहरी थी। लेकिन जैसे ही हम कोलकाता से निकलकर फिर सीमावर्ती जिलों की तरफ बढ़ते हैं, यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाता है। उत्तर 24 परगना अकेला ऐसा जिला है जहां पर 12 लाख से अधिक नाम कटे हैं। बॉर्डर जिलों में इतने बड़े पैमाने पर नाम का कटना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये फर्जी नागरिकता का मामला था या सालों से चली आ रही डेटा की लापरवाही थी? चुनाव आयोग ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मामले के तहत इसको फिल्टर किया है, जो शायद बिना पुख्ता दस्तावेजों के वोटर लिस्ट की शोभा बढ़ा रहे थे अभी तक। और खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। सुरक्षा में अब जरा भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजेंद्र गुप्ता स्पीकर ने एक बैठक बुलाई थी और उन्होंने साफ साफ कहा है कि सभी गेट पर हाइड्रोलिक ब्लॉकर्स लगाए जाएंगे और बिना जांच किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं होगी। हर गेट पर पुलिस CRPF की तैनाती की जाएगी और जिस तरीके से सुरक्षा में सेध लगी थी उसको लेकर तमाम सवाल उठे थे। इसको लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक बैठक बुलाई थी। अब उनका एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने साफ साफ कहा कि विधानसभा की सुरक्षा में जरा से भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी गेट पर हाइड्रोलिक ब्लॉकर्स लगाए जाएंगे। उसमें आज देखिए बैठक हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी तमाम लोग पहुंचे थे। उस पर यह सख्त निर्देश दिया गया। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि गाय का घी।